हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अपना ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा जो है वो डी एंड एफ ब्लॉक का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम लोग कितनी सीरीज में डिवाइड करते हैं। उनको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 सीरीज में, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। हमने बोला हुआ था 6D सीरीज से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो इसको ब्लैंक छोड़ दिया। होप सो आपको ये सीरीज याद हो गई होगी। 3D सीरीज के आपके एलिमेंट्स ये रखे हुए हैं जिसकी शॉर्टकट मैंने कल आपको बता रखी थी। 4D सीरीज की भी शॉर्टकट आपको पता है और 5D सीरीज की भी शॉर्टकट आपको पता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 3D सीरीज से। कहां से पूछा जाता है? 3D सीरीज से। अब 3D सीरीज से पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। बस इतना जरूर याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी वेरिएबल होती है, बार बार चेंज होती रहती है, बिकॉज ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है नेम द टू एलिमेंट्स विच डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम की और अगर हम बात करते हैं जिंक की, ये दो एलिमेंट आपके ऐसे हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। इफ यू हैव टू स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन ऑर्गन तक तो आपका सिमिलर ही होगा। ऑर्गन के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हो 4s2 and 3d1 और यहाँ पे आप स्टार्ट करने वाले हो ऑर्गन तक आपका सिमिलर रहेगा 4s2 3d10। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को और 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा। क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +3। बिकॉज यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी जिंक पे? तो जिंक की पॉसिबिलिटीज है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी? +2। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे भी तो +2 लूज कर सकता था, तो यहाँ पे आपने 1 को क्यों इंक्लूड कर दिया है? क्योंकि बेटा डी ब्लॉक ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन फेल है, तो वो इतना ज्यादा हमारा स्ट्रांगली रिएक्टेबल नहीं होगा। दैट इज वो इलेक्ट्रॉन भी हमारा किसमें? लूजिंग में यूटिलाइज हो जाएगा और ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे। दैट इज वाई हमारी डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा जब तक ये आयंस फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3। तो स्कैंडियम एंड जिंक दीज आर 2 एलिमेंट्स विच हैव द फिक्स नंबर ऑफ which should not exhibit the variable oxidation state. Why? Because इनकी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिक्स होती है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। VO2 positive greater smaller than Cr2O7 double negative smaller than MnO4 single negative। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आप खुद सोचो क्या लिखा हुआ है। VO यहाँ पे लिखा हुआ है आपका VO2 पॉजिटिव, सेकेंड वन है आपका Cr2O7 डबल नेगेटिव और थर्ड वन है आपका MnO4 सिंगल नेगेटिव। अब ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए जिसकी ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करनी है उसके नीचे आपको क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। आप देखने वाले हो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -2। -2 इंटू 2 कितना होगा? -4। -4 अगर हमारा उधर साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4। +4 में +1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर? +5। यहाँ पे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होने वाली है? +5। सेकेंड वन है हमारा Cr2O7। ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा? -2। -2 इंटू 7 -14। -14 उधर गया तो क्या हो जाएगा? +14। प्लस के 14 में -2 तो हमारा कितना हो जाएगा? 12। 12/2 तो कितनी हो जाएगी? 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होने वाली है यहाँ पे? 6। MnO4 सिंगल नेगेटिव में ऑक्सीजन की -2 इंटू 4 -8 उधर गया, +8 में -1 तो कितनी हो जाएगी? +7। अब आप खुद सोचो कि ऑक्सीडेशन नंबर किस ऑर्डर पे है। तो सबसे पहले हमारी किसकी ऑक्सीडेशन नंबर? सबसे कम कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर है? 5। फिर उसके बाद उससे ज्यादा 6, उससे ज्यादा 7। तो आपने इसको इस अकॉर्डिंग इस ऑर्डर में अरेंज कर दिया। दैट इज वी कैन से दैट इन द अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग। ऐसे इंक्रीजिंग क्यों हुई है? तो आप बोल दोगे ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की नंबर भी क्या हो रही थी? इंक्रीज स्टेट पे क्यों रख रहे हो? तो बच्चे देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। कॉपर, ये देखो ये रहा आपका कॉपर, देखा कॉपर। तो कॉपर का नंबर कौन सा होगा? कॉपर का नंबर है 29। तो 29 नंबर का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है कॉपर एंड क्रोमियम। दो आपको एक्सेप्शन मिलेंगे आपकी 3D सीरीज में। इनके 4s ऑर्बिटल में केवल कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो हियर यू हैव टू फिल द 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज अ 3D10।
तो आप क्या देखने वाले हो कि यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे डी में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है तो हमारा ये कैसा होना चाहिए था, ट्रांजिशन नहीं। लेकिन आप इसकी 4s ऑर्बिटल भी तो देखो, 4s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 ऑक्सीडेशन, एक कितनी होती है +1 और दूसरी कितनी होती है +2। तो जब कॉपर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो वो इसको लूज कर देगा, तो कितना हो जाएगा इसका 4s0। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा बेटा, यहां से लेगा, तो कितना हो जाएगा 3d9। तो 3d9, अभी हम बोल रहे थे कि डी में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पे हमारी कैसी ऑर्बिटल आ गई, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड है तो आप कह सकते हो दिस इज बिलोंग फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। अब उठाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिडिक कैरेक्टर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CrO3, CrO एंड Cr2O3। यहाँ पे ये 3 दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट वन इज अ CrO3, सेकंड वन इज अ CrO, नेक्स्ट वन इज अ Cr2O3। और बोल रहा है कि इनको एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दो। तो आप कैसे करने वाले हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करनी है। क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम, क्रोमियम को आपको अंडरलाइन कर लेना। मैंने कल भी आपको बताया हुआ था, या फिर इसके पहले जो वीडियो पड़ा हुआ था उस वीडियो में भी आपको बताया था। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी, सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वैलेंसी तो आपकी फिक्स होती है कि -2 है तो -2 ही होने वाली है। अगर जब तक ऑक्साइड का केस आ रहा है, अगर परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड का केस है, परऑक्साइड के केस में आपकी कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, और सुपर ऑक्साइड के केस में कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। बट जब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी डिपेंड करती है अपने नेबरिंग एलिमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है, नेबरिंग एलिमेंट, कि साइड में हमारा कैसा एलिमेंट है या उसकी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज फुली डिपेंड अपॉन द, या फिर वहां से वो डिसाइड करती है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। अब आप देखो यहाँ पे क्रोमियम के बगल में ऑक्सीजन है, क्रोमियम के बगल में ऑक्सीजन है, क्रोमियम के बगल में ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन का नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो रहा है, दैट इज वाई इसका बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। ऑक्सीजन -2, -2 इंटू 3 -6 उधर साइड गया है तो कितनी हो जाएगी प्लस का 6। ऑक्सीजन -2 अगर नेक्स्ट साइड गया तो कितनी हो जाएगी प्लस का 2। यहाँ पे -2 इंटू 3 -6 नेक्स्ट साइड गया प्लस 6 अपॉन 2 प्लस का 3। अब आपकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब वो बोल रहा है किस ऑर्डर पे अरेंज करना है, एसिडिक इंक्रीजिंग पे। तो आप देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है बेटा, CrO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ये देखो 3D सीरीज, तो ये साफ साफ आपके जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ये 3D सीरीज के एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब वो बोल रहा है कि 3D सीरीज के एलिमेंट ने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करनी है, भाई कर लो। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, Sc+2, Ti+2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकिल +2, कॉपर +2 एंड जिंक +2। ये आपने सब +2 कर दिया। अब वो बोल रहा है 3D सीरीज में कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब बात करते हैं भाई रिड्यूसिंग एजेंट की, तो पहले निकाल लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे आप जब स्कैंडियम की बात करते हो तो स्कैंडियम का कितना होता है 4s2 3d1, यहाँ पे 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5। अब देखो यहाँ मैंने 4s2 3d4, यहाँ 4s2 3d5, ये नहीं होता क्योंकि क्रोमियम कैसा है आपका एक्सेप्शन केस है, तो इसको बहुत याद रखना है, ठीक है। इसमें बच्चे फ्लो में लिख जाते हैं, तो आप इसको क्या करने वाले हो 3d, अगर यहाँ 4s1 हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 4s2 3d6, नेक्स्ट वन इज कोबाल्ट का मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, 4s2 3d7। फिर हमारा नेक्स्ट है निकिल का 4s2 3d8, कॉपर का है 4s1 अगेन एक्सेप्शन केस 3d10, एंड द जिंक का हमारा कितना होगा 4s2 3d10। तो ये सबके आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दिया। अब वो बोल रहा है +2 के लिए, तो +2 के लिए देखो क्या करने वाले हो, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से दोगे 4 से। अब कहते हो मैम 3 से, अच्छा कुछ बच्चे होते हैं यहाँ से डोनेट कर देते हैं, इसका भी रीजन सुनो। इसका रीजन ये होता है कि आपके घर पे अगर कोई पैसे देने आया है या पैसे लेने आया हो,
तो पैसे कहाँ से दोगे? जो बाहर पैसे कहीं पड़े होते हैं वही पैसे उठा करके दे दिए जाते हैं कि सीधे लॉकर खोलने चले जाते हो, नहीं 10 रुपए देने हैं तो सीधे लॉकर से 10 रुपए का नोट निकाल करके लाएंगे, 100 का नोट निकाल के लेंगे, ऐसा नहीं किया जाता ना। पहला रीजन, ये तो एग्जाम्पल था केवल ऐसे ही। इसके बाद दूसरा रीजन हमारा ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियस के जो इनर ऑर्बिटल्स होती है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाई होता है, तो आप इजीली वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, डोनेट नहीं कर सकते। जो आउटर मोस्ट शेल होती है वहां के इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, दैट इज वाई वहां से इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी है? फोर्थ सेल। तो हम इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेंगे? फोर्थ सेल से, उसके बाद थर्ड में जाएंगे, पहले थर्ड में नहीं जाएंगे, भले ही वो बाहर लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ क्या होने वाला है? 4s0 3d1। यहाँ पे आपका क्या होने वाला है? 4s0 3d2। अब हम लोग डायरेक्टली डी वाली ऑर्बिटल्स लिखते हैं, 3d3 3d5। होगा क्या? नहीं होगा, एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 3d4। यहां पे क्या हो जाएगा? 3d5। नेक्स्ट वन इज 3d6 और यहां पे जा रहे हो 3d7। नेक्स्ट वन में हमारा फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d8 और लास्ट वन में हमारा फिर से चला जाएगा, 1 यहां से गया और यहां से चला गया, तो क्या हो जाएगा? 3d9 और लास्ट वन से क्या चला जाएगा? 3d10। ठीक, तो आपने सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, कौन सी स्टेट में? +2 वाली स्टेट में। ये रहे सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब आप खुद बताओ यहाँ पे कितना है? 3d1। तो अच्छा, रिड्यूसिंग का मतलब समझते हो? कल भी मैंने आपको बताया हुआ था, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ था। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। क्या कर रहा है? दे रहा है। अब आप खुद बताओ कि किसको इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा एनर्जी लगने वाली है? इसने तो दे दिया आराम से क्योंकि 4s में था, इसने भी दे दिया क्योंकि 4s में था, इसने भी दे दिया क्योंकि 4s2 में था। बट क्रोमियम के केस में क्या हो रहा है? 4s में तो केवल एक ही था, कितना इलेक्ट्रॉन था? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको कहां से लेना पड़ा? 3d5 से। और 3d5 का केस जानते हैं बेटा? 3d5 का केस ये वाला था। कल हमने ये केस भी आपको बताया था कि 3 केस हमारे होते हैं स्टेबल वाले केस। स्टेबल का केस या तो पूरा खाली हो, या तो हाफ फिल्ड हो, और या फिर हमारा कंप्लीटली फिल्ड हो। तो ये ऑलरेडी स्टेबल के केस में था। किसके केस में था? स्टेबल के केस में। इसको एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिड्यूस करना है? यहां से। ये वाला ऑर्बिटल इसका कैसा हो गया? वैकेंट हो गया। कैसा हो गया? वैकेंट हो गया। अब आप खुद सोचो, अगर ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया तो इसको ज्यादा क्या करना पड़ेगा? हाईली रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं रिड्यूस करना पड़ेगा? तो सबसे हाईली रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा हुआ? क्रोमियम। कौन सा हुआ? क्रोमियम हुआ। समझ में आया इसका आंसर? तो यहाँ क्वेश्चन 3D सीरीज में विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका आंसर होने वाला है क्रोमियम। क्यों क्रोमियम है? समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Mn2O7 इज एसिडिक वेयर एज MnO इज बेसिक। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होती है, जिसकी मैक्सिमम होती है, वो हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वो हमारा कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो आइए निकाल लेते हैं Mn। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो Mn। ऑक्सीजन -2 इंटू 7 -14 उधर गया, प्लस का 14 प्लस के 14 चला गया, और अपॉन 2 तो हमारी कितनी आने वाली है यहाँ पे? 7। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 उधर साइड पे चला गया तो कितनी आ गई? +2। आपको भी पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की लिखे हुए हैं जो सारे के सारे इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेबल है। स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ठीक है, यहाँ पे हम किसका कर रहे हैं? CO2 पॉजिटिव का और Ti3 पॉजिटिव का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? CO2 पॉजिटिव लिख लेना है और Ti3 पॉजिटिव। अच्छा, अब इनको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि अब तो आपको पता चल गया कि इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा CO2 पॉजिटिव Ti3 पॉजिटिव। तो आप करने क्या वाले हो? कोबाल्ट लिख लोगे। कोबाल्ट का कितना होता है? कोबाल्ट का होता है बेटा 27। 27 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4s2 and 3d7। यहाँ पे क्या मेंशन है? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है? डोनेट करने हैं। जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो CO2 पॉजिटिव का क्या आने वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s0। अभी s से क्यों गए पता चला ना? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होती है। यहाँ पे क्या आने वाला है? 3d7। फिर इसके बाद आप 3d7 यहाँ पे
डी में कितनी ऑर्बिटल्स होती है? 5 ऑर्बिटल्स होती है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है आपका Ti3 पॉजिटिव। अब उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, तो इसका होने वाला है आपका ऑर्गन देन 4s2 and 3d2। अब आप खुद देखने वाले हो 3 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, तो Ti3 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? 4s0 एंड 3d1, क्योंकि 2 यहां से गए और 1 यहां से गया, तो d ऑर्बिटल आपका ये रहा और इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन। फिर वो बोल रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करो। मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है और उसमें जरूरत पड़ती है आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। तो बेटा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3। टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। सेकेंड आप आ रहे हो Ti3 पॉजिटिव में, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1। आप फॉर्मूला लगा दोगे अपना, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3, 3 प्लस 2, तो आपका आ जाएगा 3 3 2 हमारा 5 5 3 कितना हो गया? 15। फिर नेक्स्ट वाले में जब आप करने वाले हो तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1 1 प्लस 2, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। अच्छा हाँ, एक चीज और, अब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में ना बच्चे बहुत समय लगाते हैं, तो इसके लिए देखो एक शॉर्टकट की क्या है, ये कितना लिखा हुआ है? 15। आपको पता है कि अंडर रूट अगर आप 2 का कर रहे हो तो कितना आने वाला है आपका? 4। 3 का कितना आने वाला है? 9, और 4 का कितना आने वाला है? 16। तो 9 और 16 के बीच में है ये वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये 3.86 समथिंग कुछ आएगा, मतलब 3 से ज्यादा और 4 से कम। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 3। 2 का कितना आने वाला है? 4। 1 का कितना आने वाला है? 1। तो ये हमारी 1 और 2 के बीच में वैल्यू आ जाएगी, तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू 1.86 समथिंग। इसकी यूनिट कितनी होने वाली है? BM, बोर मैग्नेट्रॉन होती है इसकी यूनिट। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डी में 5 ऑर्बिटल, यहाँ पे कितना है? 3 1 2 3। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट? तो फर्स्ट में प्रेजेंट थे आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कभी भी कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप आराम से बोल सकते हो दिस वन इज अ कलरफुल कंपाउंड, और अगर वहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप बोल सकते हो दिस वन इज अ कलरलेस। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद अच्छा कह दो, याद करने के लिए एक ट्रिक और बताती हूँ, जैसे कि आप लोग हो, तो आप लोग अब अगर कहीं पे भी जाते हो, कहीं बर्थडे पार्टी में कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप लोग देखते हो कि आपके पास जो होते हैं ना, आप सोचते हो ये कपड़े पहन के जाएं, वो कपड़े पहन करके जाएं, बट पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स को वो सिंपली कोई भी कपड़े वियर करके आराम से चले जाते हैं। बाय बिकॉज अभी आप सिंगल हो। कैसे हो? सिंगल हो। तो सिंगल में हमारा कलर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, डिफाइन होता रहता है। और जब हम डबल हो जाते हैं, जैसे मम्मी पापा की शादी हो गई, उनको किसी को नहीं दिखाना है, तो वो क्या करते हैं? वो कलरलेस होकर के जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हैं वैसे ही चले जाएंगे, है ना। इवन आप लोग तो नए कपड़े भी खरीद लेते हो, पता चला कहीं शादी पार्टी में या कहीं पे भी बर्थडे में भी जाना है। अभी एक इंसिडेंट मेरे को भी याद आ रहा है, एक बच्चा था, उसने पता चला फंक्शन में जाने के लिए नए कपड़े खरीदे और फंक्शन में जाने को नहीं मिला, तो पता चला वो रोने लगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत छोटी छोटी सी हैबिट्स याद आती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट विच में नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरीके रिगार्ड नहीं होता है? तो बेटा यहाँ पे हमारा लास्ट के जो एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट, कौन कौन सा? जिंक, कैडमियम और एक आपका है मरकरी। ये 3 एलिमेंट आपके ऐसे हैं जो कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की तरीके रिगार्डेड नहीं होते हैं। बाय बिकॉज इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आप बात करो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है? Mn3 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Ti4 पॉजिटिव। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। 3 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव एंड टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। लिखा हुआ है मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप करने क्या वाले हो? सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, मैग्नीज का कितना होता है? 25। तो कितना हो जाएगा बेटा? 4s2 3d5।
यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 टाइटेनियम वेनेडियम 23, इट मींस दिस वन इज अ 3d3. एक्सेप्शन केस तो 4s1 3d5 एंड द लास्ट वन इज 22 4s2 3d2. फिर इसके बाद आप इनका आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, तो आपको भी पता है कि आप क्या करने वाले हो. 3 पॉजिटिव है, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो कितना हो जाएगा इसका 4s0 एंड 3d4. यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 3 पॉजिटिव 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 4s0 3d. आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 3d2. नेक्स्ट वन 3 पॉजिटिव 1 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4s0 एंड 3d. आपका कितना हो जाएगा 3. और द लास्ट वन आपके 4 पॉजिटिव है, तो यहाँ दोनों से आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, तो दिस वन इज अ 4s0 एंड 3d0. ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब वो बात कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या कर देना है, रफ कर देना है. आपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ रफ कर दिए. ये आपका आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया आपको पता चला. फिर इसके बाद वो बोल रहा है, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे बना लोगे इसको. डी ऑर्बिटल आपकी कितनी होती है 5 डी ऑर्बिटल्स को आप ब्रेक कर देते हो 3 और 2 के फॉर्म पे, जिसमें T2Z और EZ का फॉर्मेट होता है. T2Z एंड EZ. ठीक, यहाँ पे नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं T2Z, दिस वन इज EZ. अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में आप देख रहे हो डी में कितने 4 1 2 3 4. यहाँ पे कितने हैं आपके 2 1 2. दिस वन इज अबाउट 3 1 2 3 एंड दिस वन ऑल ब्रैकेट. तो अब आपका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच स्टेबल मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. तो स्टेबिलिटी का मतलब है आपका या तो पूरा फिल हो या तो आपका हाफ फिल्ड हो, अदरवाइज आपका फुली वैकेंट हो. तो फुली वैकेंट वाला सीन ये है पहला. ठीक, दूसरा केस आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, यहाँ पे भी आपका कंप्लीट, लेकिन ये हमारा देख रहे हो T2Z की जो ऑर्बिटल है, ये T2Z की ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है. तो एक केस हमारा ये बनता है Cr3 पॉजिटिव का. किसका बनता है Cr3 पॉजिटिव. तो मोस्ट स्टेबल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखिए आप क्या करने वाले हो. तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लूज होने वाला केस कहां से है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है, तो यहाँ से तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है. ये ऑलरेडी अपने आप को हाफ फिल्ड कर चुका है, स्टेबल पहुंच चुका है, तो ये बहुत जो स्टेबल हो जाएगा बेटा, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज करेगा. आप खुद सोचो, आपके पास 100 रुपीज का नोट है और किसी ने आपसे 5 रुपए या 2 रुपए मांगा, तो क्या आप दे दोगे, नहीं दोगे ना, क्योंकि आपको वो नोट क्या कराना पड़ेगा, ब्रेक कराना पड़ेगा. बट आपके पास अलग से 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का पड़ा है, तो आप इजिली क्या कर दोगे, डोनेट कर दोगे. तो यहाँ पे तो ये तो डोनेट करेगा नहीं. अब किस केस में आए, तो ये ऑलरेडी कंप्लीट होना चाहता है, इसके पास 90 रुपीज है, अगर इसको 10 कहीं से मिल जाती है, खुद जुगाड़ में लगा हुआ है कि भाई 10 कहीं दे दो तो हम 100 कंप्लीट कर ले. यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसको अगर नीचे वाले ऑर्बिटल्स आप देख रहे हो, यहाँ पे हाफ फिल्ड है ऑलरेडी, तो ये तो स्टेबल है, बट अगर ये अपना लूज कर देगा तो ये बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करने वाला है, Mn3 पॉजिटिव. तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होने वाला है, Mn3 पॉजिटिव. नेक्स्ट वन इज विच आयन इज कलरलेस. कलरलेस जो आपका पूरा खाली होता है वो हमारा कैसा होता है, कलरलेस होता है. तो यहाँ पूरा खाली हमारा कौन सा दिख रहा है, Ti4 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है. नेक्स्ट है हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन. तो आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में लास्ट प्रॉपर्टीज आपकी बाकी है. लास्ट प्रॉपर्टी में कैटलिस्ट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऑक्सो एनायन, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट. बेटा जब भी कैटलिस्ट का रीजन पूछे ना, तो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, डिफरेंट और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. जब यहाँ पे डिफरेंट और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज वाई आप क्या देखते हो कि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से आपका आंसर ही इसका यही होता है. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये क्या करते हैं, ये गुड कैटलिस्ट की तरीके बिहेव करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जितनी भी XYZ केमिकल रिएक्शंस होती है और जिनके ऊपर कैटलिस्ट यूज होते हैं, which all the catalysts are came from the D block element. Why?
बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर इसके बाद है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस में जब N2 और हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करता है और अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, तब भी आप कहेंगे कैटलिस्ट। निकिल आपने एज ए कैटलिस्ट देखा होगा, मोलिब्डेनम आपने एज ए कैटलिस्ट देखा होगा, वेनेडियम आपने एज ए कैटलिस्ट देखा होगा, कॉपर आपने एज ए कैटलिस्ट देखा होगा। तो जितने भी कैटलिस्ट यूज होते हैं वो सारे के सारे कैटलिस्ट कहां से आते हैं? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारे ट्रांजिशन मेटल्स की हाई क्यों होती है? तो इसका रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या रीजन होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है? पेयर करना होता है। तो पेयर करने के लिए इनको क्या करना होता है? इनको हाई इंटरेक्शन फोर्स की नीड पड़ती है। किसके लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जिसकी वजह से इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैसी होती है? हाई होती है। तो नेक्स्ट आपका रीजन यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या रीजन है इसका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द ऑक्सो मेटल एनायन। देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है? एनायन। एनायन का मतलब होता है विच हैव द नेगेटिव चार्ज, बट इन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आप यहाँ पढ़ने वाले हो दो प्रोडक्ट के बारे में, एक है KMnO4 और एक आपका होता है K2Cr2O7। तो KMnO4 में अगर आ जाएगा MnO4 सिंगल नेगेटिव, MnO4 डबल नेगेटिव। इसमें एक आपका जो होता है वो मैग्नेट आयन होता है और एक हमारा जो होता है वो पर मैग्नेट आयन होता है। दिस वन इज अ पर मैग्नेट आयन, दिस वन इज अ मैग्नेट आयन। नेक्स्ट आपका यहीं पे आ जाएगा Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस Cr2O4 डबल नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये तो हमारे क्या होने वाले हैं? ऑक्सो एनायन। ऑक्सो क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है मेटल्स के साथ, तो इसलिए ये ऑक्सो एनायन होंगे। बाय बिकॉज इट आल्सो जनरेट द नेगेटिव चार्ज। ट्रांजिशन मेटल मोस्टली शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बच्चा पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक दो नेचर होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक। इसको याद रखिएगा, एक्सेप्ट फॉर द आयरन। अगर आयरन का केस आ रहा है तो नेचर हमारा कैसा होगा? फेरोमैग्नेटिक। कैसा होगा? फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक, तो इसका भी आंसर क्या होने वाला है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होने वाला है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद है D4 स्पीसीज Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट while the Mn3 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अच्छा इसकी बात क्लियर करते हैं। जब भी कोई स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कोई स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट में ना वो अपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर चुका होगा और उसकी जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू किसमें होगी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल की नेगेटिव में होगी। किसमें होगी? नेगेटिव। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे Cr2 पॉजिटिव की वैल्यू किसमें जा रही है? नेगेटिव में जा रही है। और Mn3 पॉजिटिव की वैल्यू किसमें जा रही है? पॉजिटिव में जा रही है। तो दैट इज व्हाई दिस वन इज अ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस वन इज अ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक रीजन और भी होता है, ये Cr2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, आप लिख दो Cr2 पॉजिटिव और यहीं पे लिख लो Cr3 पॉजिटिव। नेक्स्ट यहीं पे लिख लो आप Mn3 पॉजिटिव, या पहले लिख लो Mn2 पॉजिटिव देन Mn3 पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखो तो क्रोमियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा? 4s1 3d5। मैग्नीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 4s2 3d5। Cr2 पॉजिटिव के केस में क्या होगा? Cr2 पॉजिटिव के केस में आपको भी पता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो दिस वन इज अ 4s0, दिस वन इज अ 3d4। 2 पॉजिटिव के केस में 4s0 3d5। अब आप ही सोचो कि इसके केस में क्या है? 3d4 और इसके केस में क्या है? 3d5। तो कहां से इलेक्ट्रॉन आपका इजीली लूज हो जाएगा? आपको सोचो 3d5 ऑलरेडी स्टेबल की कंडीशन में, क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3 पॉजिटिव के लिए वो 4s0 तो है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3d4। और यहाँ पे आप आ रहे हो तो कितना आ जाएगा? 4s0 एंड 3d3। तो इसको तो आप कर सकते हो, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? स्ट्रांगली रिड्यूसिंग हो जाएगा, क्योंकि आप आराम से इसको लूज कर पा रहे हो। ये ऑलरेडी किसमें आ रहा है? तुम्हारा 3d4। और उसने क्वेश्चन में आपसे पूछ भी रखा है किसके लिए? D4 स्पीसीज के लिए। किसके लिए? D4। तो ये बेटा कौन सी स्पीसीज है? D4। और ये भी हमारी कैसी आ गई? D4। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे D4 से आप D3 कर सकते हो, कोई क्योंकि कंप्लीट स्टेबल नहीं हो पाया है।
बट यहाँ पे तो ऑलरेडी वो स्टेबल की कंडीशन में, फिर उसको अनस्टेबल करना हमारे लिए टफ टास्क हो जाएगा. तो दिस वन इज बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड दिस वन बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज द डाटा और आंसर द फॉलोइंग. ये आपका एक डाटा गिवन है. यहाँ क्रोमियम की वैल्यू Mn2 पॉजिटिव आयन से लेकर के M से ली गई और यहाँ 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव ली गई है. ये वैल्यू क्रोमियम की है. दिस वन इज मैग्नीज, दिस वन इज आयरन, दिस वन इज फॉर कोबाल्ट. Which of the strongest reducing agent in aqueous medium Cr2 positive and Fe2 positive? बेटा Cr2 पॉजिटिव वाली वैल्यू देखो, ये 2 पॉजिटिव वाली वैल्यू ये है, तो Cr की वैल्यू ये रही. फिर वो दूसरा किसका बोल रहा है, Fe का, Fe की वैल्यू ये रही. अब आप देखो दोनों में वैल्यू ज्यादा कौन सी है, तो ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी दिख रही है, ये वाली -0.91, और इसकी वैल्यू कितनी है -0.44. तो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग कौन होगा आपका, क्रोमियम. यहाँ पे आंसर आपका क्या होने वाला है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है. वाई, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी कैसी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, हाईली. फिर विच इज द मोस्ट स्टेबल आयन इन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. वाई, यहाँ पे स्टेबल कौन सबसे ज्यादा होने वाला है. तो आप खुद सोचो, जिसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हुए हैं बहुत ज्यादा, अब कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता हो, तो वो हमारा कैसा होगा, स्ट्रांगली स्टेबल होगा. तो यहाँ पे देखो सबसे नेगेटिव में वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा नेगेटिव में जो वैल्यू आई है वो किसकी आई हुई है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, Mn3 पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर मैग्नीज होने वाला है. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज जो डी ब्लॉक एलिमेंट से है. इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर में